भूमि, अर्जुन सिंह, सम्मुख, पुनर्रूपण भी उसी ओर बढ़ने लगते हैं। तभी कौटिल्य पुनर्रूपण से कहता है, ऑफिसर आप यहीं रुकिए, मुझे और भी कुछ जरूरी बात करनी है। वो जैसे ही ऐसा कहता है सभी मुड़कर कौटिल्य की तरफ देखने लगते हैं। कौटिल्य भूमि की तरफ देखता है और आंखों ही आंखों में इशारा करता है। भूमि बदले में हाँ में गर्दन हिलाती है और अर्जुन को अपने साथ आने का इशारा करती है। भूमि और अर्जुन कमरे की तरफ चले जाते हैं। तभी कौटिल्य पुनर्रूपण से कहता है, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या यहाँ की ट्रैफिक कैमराज, मेरा मतलब ट्रैफिक कंट्रोल का एक्सेस मुझे मिल सकता है? कौटिल्य की बात सुनकर पुनर्रूपण थोड़ा हैरान होता है, फिर एक पल कुछ सोचने के बाद कहता है, तुम्हारी काबिलियत मैं पिछले आधे घंटे में ही देख चुका हूँ। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं। अगर तुम ट्रैफिक एक्सेस चाहते हो तो जरूर तुमने कुछ सोचा होगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो? कौटिल्य कहता है, अगर हम यहाँ से ट्रैफिक एक्सेस रूम तक जाएंगे तो उसमें काफी वक्त लग जाएगा। तब तक वो लोग सौजन्य को लेकर हमसे काफी दूर निकल चुके होंगे। उस घड़ी की लोकेशन मिलने के बाद ही हम क्रिमिनल्स की लोकेशन को ट्रेस करेंगे। अगर ट्रैफिक एक्सेस कंट्रोल हमारे पास होगा तो हम बिना दुश्मन की नजर में आए अपने काम को कम समय में आसानी से अंजाम दे सकते हैं। अब पुनर्रूपण जवाब देता है, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं संभाल लूंगा। ऐसा कहकर वो अपनी जेब से फोन निकालता है और कुछ कदम दूर चला जाता है। वो एक कॉल करता है। करीब 3-4 मिनट की बातचीत के बाद दूसरी तरफ से आवाज सुनाई देती है, ऑफिसर रूपन, तुम हमारी दोस्ती का नाजायज फायदा उठा रहे हो। पुनर्रूपण जवाब देता है, अब ये दोस्ती में जायज नाजायज क्या होता है? दोस्ती में सिर्फ दोस्ती होती है जो हर तरह से निभाई जाती है। अब दूसरी तरफ से आवाज आती है, वाह क्या बात है, काफी अच्छी बातें बनाने लगे हो। देखो मैं ये रिस्क सिर्फ तुम्हारे लिए ले रहा हूँ। पुनर्रूपण कहता है, तुम अच्छी तरह जानते हो अगर अपने केस को कंप्लीट करने के लिए ये एक्सेस मुझे चाहिए तो ये तुम मुझे दूसरे तरीके से भी दोगे, लेकिन अभी फॉर्मेलिटी को पूरा करने में बहुत समय बर्बाद हो जाएगा और तब तक काफी देर हो चुकी होगी। अब फिर से दूसरी तरफ से आवाज आती है, क्या मेरा दिमाग खराब हुआ है जो मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा? अच्छा छोड़ो इन सब बातों को। हाँ अब एक बात अच्छी तरह याद रखना, अगर तुम मेरे दोस्त होने के अलावा एक काबिल ऑफिसर नहीं होते तो कभी भी मैं तुम्हें एक्सेस नहीं देता। अंत में ये सुनते ही पुनर्रूपण कहता है, थैंक यू सो मच ऑफिसर, तुम नहीं जानते कि इस वक्त ये हमारे लिए कितनी बड़ी मदद होगी। अब जल्दी से एक्सेस पासवर्ड और बाकी की डिटेल मुझे भेज दो अभी। और हाँ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज मैं बाद में पूरी कर दूंगा। पुनर्रूपण कौटिल्य के पास आता है और कहता है, जैसा तुमने कहा कि तुम्हें एक्सेस चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी कुछ ही देर में वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक इसी वक्त भूमि और बाकी सभी लोग वापस ड्राइंग हॉल में आ जाते हैं। भूमि अपने हाथ को कौटिल्य की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है, ये लो। मुझे लगता है कि तुम्हें जो भी डिटेल चाहिए वो सभी इस बॉक्स में मौजूद है। अब किसी भी तरह करके हमें उस बच्चे तक पहुंचा दो। कौटिल्य झट से वो बॉक्स अपने हाथ में ले लेता है और उसे खोलकर जो भी डिटेल्स कोड चाहिए थे उन्हें देखने लगता है। इसके बाद वो वहां मौजूद सोफे पर बैठ जाता है। उसकी उंगलियां तेजी से डिवाइस पर चलती हुई दिखाई देती हैं। वो सब कुछ भूलकर अपने काम में मगन हो जाता है। अब भूमि पुनर्रूपण की तरफ देखते हुए कहती है, यदि ट्रैफिक कंट्रोल एक्सेस मिलने में कठिनाई हो रही है तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये बता सकती हूँ कि कौटिल्य के लिए पूरे सिस्टम को हैक करके एक्सेस करना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर तुम चाहो तो वो ऐसा कर सकता है। ये सुनते ही पुनर्रूपण थोड़ी चिंता जताते हुए कहता है, मैं पहले ही ये मान चुका हूँ कि भारत से एक एक्स्ट्रा स्पेशल टीम यहाँ आई है, लेकिन मेहरबानी करके हमारे सारे कानूनों को ताक पर रखने की कोशिश मत कीजिए, और कम से कम मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी इस काम के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। ठीक इसी वक्त पुनर्रूपण के फोन पर मैसेज की रिंग सुनाई देती है। पुनर्रूपण मैसेज खोलकर देखता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद वो अपने फोन को कौटिल्य की तरह बढ़ाते हुए कहता है, सॉफ्टवेयर या हैकिंग के बारे में मैं बहुत अधिक नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। कौटिल्य अपना चेहरा ऊपर करता है और पुनर्रूपण का सेलफोन अपने हाथ में ले लेता है। फिर उसे ध्यान से देखता है। ठीक एक पल के बाद कहता है, यह देखकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इससे बात बन जाएगी। ऐसा कहकर वो ट्रैफिक कंट्रोल का एक्सेस लेने की कोशिश में लग जाता है। तभी अचानक से रुककर एक बार फिर से पुनर्रूपण की तरफ देखता है। पुनर्रूपण कौटिल्य के हाव भाव देखकर समझ जाता है कि कौटिल्य कुछ कहना चाहता है। पुनर्रूपण पूछता है, क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? पुनर्रूपण के ऐसा कहने के बाद कौटिल्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। उसके बाद वो एक बार भूमि की तरफ देखता है। भूमि भी कौटिल्य को ध्यान से देख रही थी। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि अब कौटिल्य को क्या चाहिए। वो कहती है, अब क्या? कौटिल्य कहता है, बस थोड़ी सी दिक्कत है। अब अर्जुन सिंह हैरानी से कहता है, क्या अभी भी दिक्कत बची है? कौटिल्य एक बार अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है और फिर पुनर्रूपण की तरफ देखते हुए कहता है,
ये थोड़ा इलीगल है पर करना पड़ेगा। पुनर्रूपण कहता है क्या करना पड़ेगा? कौटिल्य जवाब देता है हैकिंग। पुनर्रूपण कहता है इसमें बताने जैसा क्या है? ये तो हम सभी जानते हैं कि तुम यहाँ हैकिंग के लिए ही बैठे हो और उसी के जरिए हम सौजन्य तक पहुँचने वाले हैं। कौटिल्य कहता है नहीं, तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझे। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर सौजन्य तक के बीच में जिन भी लोगों के डिवाइस में ब्लूटूथ ऑन है और इंटरनेट चालू है, हम उन सभी के फोन को हैक करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि वो किस दिशा में गए हैं, इसलिए हमें हमारी लोकेशन से लेकर उनकी लोकेशन तक सर्कल एरिया में लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तक ये करना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे ज्यादा दूरी उन्होंने तय नहीं की होगी। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। अब पुनर्रूपण कहता है हम इस तरह सबकी प्राइवेसी में दखल कैसे दे सकते हैं? कौटिल्य कहता है वैसे तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम न ही उनकी डिवाइस को किसी तरह का वायरस दे रहे हैं और न ही उनकी कोई पर्सनल चीज देख अथवा चुरा रहे हैं। हम सिर्फ उनकी डिवाइस की मदद से अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। अब अर्जुन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, और अगर पता ही नहीं चलेगा तो किसी तरह की कोई समस्या भी नहीं खड़ी होगी। तब फिर इसमें बताने वाली क्या बात है? कौटिल्य अपनी जगह से बैठे बैठे ही जवाब देता है हाँ ऐसा ही है, लेकिन अगर इस बीच में किसी भी वजह से किसी लीगल या इलीगल हैकर को इसकी भनक हो जाती है तो ये मुद्दा बाहर आ सकता है। अब पुनर्रूपण कहता है मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। ये एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, लेकिन तुम मुझे एक बात का जवाब दो, इस बारे में किसी को पता चलने पर क्या वो ये पता लगा पाएंगे कि ये सब तुमने किया है? इस पर कौटिल्य जवाब देता है वो मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मॉरिशस में ऐसा कोई धुरंधर मौजूद है। यहाँ तक कि वो ये भी पता नहीं लगा पाएंगे कि ये सब किया किसने है। कौटिल्य के ऐसा कहते ही पुनर्रूपण के एक साथी के मुंह से सहसा ही निकल जाता है बड़े ही खतरनाक आदमी हो तुम तो भाई। अपने साथी की ऐसी बात सुनकर पुनर्रूपण उसकी तरफ एक निगाह देखता है। वो साथी एकदम चुप हो जाता है और अपना चेहरा नीचे कर लेता है। फिर पुनर्रूपण कौटिल्य से कहता है बस तो फिर बात खत्म हो गई। इस वक्त मुझे कानूनी और गैर कानूनी से ज्यादा फिक्र सौजन्य की है। तुम लोग उसे बचाने के लिए इतनी दूर से यहाँ चले आए और मैं यहाँ रहकर भी अपने ही एक सिविलियन की जान बचाने के लिए इतना खतरा विमोल नहीं उठा सकता, तो बेकार है ये सब। फिर एक सेकंड रुककर दोबारा आगे कहता है और वैसे भी तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी होगा तो मैं टैकल कर लूंगा। एक नहीं अनेक बार बियॉन्ड रूल जाकर मैंने बड़े से बड़े पदाधिकारी की मदद की है, तो वक्त पड़ने पर बियॉन्ड रूल जाकर उन्हें भी मेरी मदद करनी ही होगी। ये सुनते ही सम्मुख तुरंत बोल उठता है अब समझ आया ये केस खास पुनर्रूपण को ही क्यों मिला है। तुम्हारे बारे में जो कुछ भी अब तक सुना है मतलब सब कुछ सच है? इस पर पुनर्रूपण कहता है मतलब? सम्मुख मुस्कुराकर कहता है तुमने एक बार कमिश्नर की बेटी को बियॉन्ड रूल जाकर क्रिमिनल से बचाया था, क्या ये सच है? पुनर्रूपण अपनी भूमि सिकोड़ते हुए कहता है तुम्हें ये कैसे मालूम? अब सम्मुख कहता है मतलब ये सच है, और अगर ये सच है तो तुम्हारे बारे में जितने भी किस्से मैंने सुने हैं वो सब सच ही हैं। इस पर पुनर्रूपण हल्की सी मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथों को सीने के सामने बांधते हुए कहता है तुम कैसे साबित करोगे? इस पर सम्मुख मुस्कुराते हुए कहता है मुझे ये सब साबित करने की जरूरत नहीं। आई एम प्राउड ऑफ यू। हर देश को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि इंसानियत को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। अब तक कौटिल्य समझ चुका था कि पुनर्रूपण कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। वो कानून का रक्षक होने के साथ साथ साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल करना जानता है। वो दायरे में रहकर और दायरे के बाहर जाकर अपना काम कर सकता है। इसलिए कौटिल्य एक बार फिर से अपनी पूरी स्पीड के साथ काम में लग जाता है। ठीक इसी वक्त भूमि को कुछ याद आता है और वो अर्जुन सिंह से कहती है हमें छठी इंद्री से कांटेक्ट करना होगा और पता लगाना होगा कि वहाँ इस वक्त क्या चल रहा है। जो काम उसे दिया था वो ठीक तरह से हो रहा है या नहीं? अर्जुन सिंह पूछता है क्या तुम ये सब अभी जानना चाहती हो? मेरे कहने का मतलब है कि इस माहौल में तुम छठी इंद्री से कैसे बात कर पाओगी? अब भूमि जवाब देती है हाँ ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि वहाँ की प्रोग्रेस हमें पता चल जाए तो यहाँ के खतरे का अनुमान भी काफी हद तक हो जाएगा। अर्जुन सिंह कहता है तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमें एक सिक्योर लाइन से बात करनी होगी। इस वक्त ये काम या तो तुम खुद कर सकती हो या फिर कौटिल्य कर सकता है। फिर मुस्कुराकर भूमि को छेड़ते हुए कहता है क्योंकि कौटिल्य से तुम इतना तो सीख ही चुकी हो, अब मेरे पास कौटिल्य जैसा दोस्त कहाँ जिससे ये सब सीख सकूं। अर्जुन की बात पर भूमि सिर्फ अपने चेहरे से एक्सप्रेशन देती है और फिर एक पल के लिए खामोश हो जाती है। उसके बाद फिर से कहती है इसके लिए हमें एक लैपटॉप चाहिए। यहाँ आने के बाद से लेकर अब तक भूमि जिस फोन का इस्तेमाल कर रही थी उस फोन की तरफ देखते हुए कहती है इस फोन से ये नहीं हो पाएगा। सम्मुख उन दोनों के पीछे ही खड़ा था। वो भूमि के पास आता है और कहता है
मुझे लगता है कि मुझे साथ लाकर भी तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। सम्मुख की आवाज सुनते ही अर्जुन और भूमि दोनों उसकी तरफ पलटकर देखने लगते हैं। अब भूमि सम्मुख की तरफ देखते हुए कहती है, तुम फिर शुरू हो गए। कम से कम यहाँ की टेंशन और माहौल तो देखो। अब सम्मुख मुस्कुराकर कहता है, इस टेंशन को कम करने की और माहौल को सही करने की कोशिश जो करे वही सम्मुख है। भूमि एक बार फिर से सम्मुख को सिर्फ अपने चेहरे से एक्सप्रेशन देती है। वहीं ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सम्मुख कहता है, मुझे बताओ तुम्हें कौन सा फोन चाहिए। अब भूमि कहती है, ओह, तो तुम हमारे साथ मेरी जासूसी करने के लिए आए हो। सम्मुख कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी दोस्त की मदद करने के लिए आया हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। साहिबा, आपको क्या चाहिए? मेरे एक फोन कॉल के कुछ ही देर बाद तुम्हें तुम्हारी जरूरत का सामान मिल जाएगा। अब भूमि कहती है, फोन रहने दो, अगर तुम कर सकते हो तो फिलहाल लैपटॉप अरेंज कर दो, और वो भी नया नहीं चाहिए। तुम्हारा अपना लैपटॉप भी होगा तो मेरा काम चल जाएगा। अब सम्मुख मुस्कुराता है और बड़े ही अदब से अपना एक हाथ मोड़कर अपने सीने की तरफ करते हुए अपना सिर झुकाकर हामी भरता है। इसके बाद वो अपने ड्राइवर को फोन करके गाड़ी से लैपटॉप निकालकर अंदर आकर भूमि को दे जाने के लिए कह देता है। जब तक कौटिल्य अपने काम को अंजाम दे रहा था, तब तक भूमि सम्मुख के लैपटॉप की मदद से भारत संपर्क साधती है। इस वक्त छठी इंद्री हेड ऑफिस से बाहर था। जैसे ही उसे अपने फोन पर रिंग की आवाज सुनाई देती है, वो उसे अपनी जेब से बाहर निकालता है। नंबर देखने पर उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये नंबर आम फोन नंबर से मिलता जुलता नहीं था। इसमें अंकों की संख्या भी समान नहीं थी। कुछ सेकंड तक वो सिर्फ उस नंबर को ही देखता रहता है और अपने मन में सोचता है, इसे उठाऊं या काट दूं, जरूर स्कैम कॉल होगी। फिर अगले ही पल सोचता है, लेकिन वह नंबर भी ऐसे नहीं होते। फिर खुद से ही कहता है, मैं भी कहाँ इतना सोच रहा हूँ। ऐसा कहकर वो फोन कट करके वापस जेब में रख लेता है। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद वो दोबारा रिंग करना शुरू कर देता है। इस बार जब छठी इंद्री अपने फोन की स्क्रीन को देखता है तो उसके मन में ख्याल आता है, स्कैम कॉल को कट करने के बाद अक्सर दोबारा उसी नंबर से तुरंत फोन नहीं आता। तभी वो खुद से कहता है, अगर इस बार भी कट करके रख दिया और फिर दोबारा बजा तो फिर से जेब से बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए इसे उठाकर फिर कट कर देता हूँ, कम से कम तब ये दोबारा नहीं बजेगा। ऐसा सोचकर वो फोन कॉल को पिक करता है और इसके तुरंत बाद जैसे ही वो रेड साइन पर क्लिक करने की कोशिश करता है, तभी उसे उसमें से आवाज सुनाई देती है, छठी इंद्री, कौन से लॉक में थे तुम? फोन उठाने में इतनी देर लगती है क्या? ये आवाज भूमि की थी और भूमि इस तरह से बात केवल गुस्से में करती थी। छठी इंद्री झट से फोन को कान पर लगा लेता है और कहता है, मैडम, आई एम सॉरी, मुझे लगा कोई स्कैम कॉल है। अपनी सफाई में छठी इंद्री आगे भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन भूमि उसकी बात को काटते हुए कहती है, अच्छा छोड़ो ये सब और मुझे बताओ कि वहाँ क्या चल रहा है। छठी इंद्री कहता है, मैडम, हमारे सारे इन्फॉर्मर बाकी सारे कामों को छोड़कर सिर्फ इसी काम पर लगे हैं। चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। सभी हर वक्त निगाहें गड़ाए बैठे हैं। वो अपने फ्लैट के अंदर ही है, वो बाहर नहीं निकली है, यहाँ तक कि आज ऑफिस भी नहीं आई। इस पर भूमि कहती है, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो अंदर ही है? छठी इंद्री जवाब देता है, हाँ मैडम, वो अंदर ही है। एक पल की चौथाई के लिए भी उस पर से निगाह नहीं हटी है। अब भूमि चेतावनी देते हुए आगे कहती है, वो इतनी भोली भाली नहीं है कि तुम्हारे वहाँ होने का उसे पता भी न चले। इस बार फिर से मूर्ख मत बन जाना। ध्यान रहे या उसकी कोई चाल न हो, तुम सब बाहर उसका रास्ता ताकते रहो और वो अंदर ही अंदर अंतर्ध्यान हो जाए। छठी इंद्री कहता है, मैडम, आप भरोसा रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार हमने पूरी सावधानी बरती है। मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ वो एकदम पक्की खबर है। मैं खुद भी इस वक्त ऑफिस में नहीं हूँ, इसी काम के लिए बाहर निकला हूँ। मैंने यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी है, कैजुअल में हूँ। इससे पहले कि छठी इंद्री आगे और कुछ कह पाता, भूमि कहती है, ठीक है, होशियार रहना, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी और इस बार फोन एक बार में उठा लेना। छठी इंद्री फोन पर ही सावधान की पोजीशन में आ जाता है और जवाब देता है, जी मैडम, मैं हर वक्त इसे अपने साथ रखूंगा। और इसके बाद भूमि की ओर से फोन कट जाता है। यहाँ लक्ष्य शाइनिंग ब्लैक कलर के स्किन फिटेड आउटफिट में थी, जिसके ऊपर उसने लेदर मटेरियल की ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी। वैन में मौजूद लक्ष्य अपने साथियों को इंस्ट्रक्शन देती है, यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर आगे और जाना है, वहीं से हम गाड़ी बदलेंगे, होशियार रहना। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में हम अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद हम अंधेरा होने का इंतजार करेंगे। उससे पहले यहां से निकल पाने का कोई तरीका नहीं है। तब तक हमें ये भी पता चल जाएगा कि अभी तक इसकी कोई खबर यहाँ की पुलिस तक पहुँच चुकी है या नहीं। अगर कोई भी हलचल दिखाई नहीं देती है तो हम पूरी सावधानी के साथ आज रात ही यहाँ से जाएंगे। अगर कोई भी गड़बड़ दिखाई देती है तो हमें कुछ दिनों तक यहीं छिपना होगा। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए तब तक मैं प्लान भी एग्जीक्यूट कर दूंगी। हमने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, किसी तरह की गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन तब भी हम अपनी तरफ से कोई भी खतरा मोल नहीं उठाएंगे। याद रहे,
ये मिशन हमारे लिए बेहद जरूरी है। सौजन्य का घर, मॉरिशस। ठीक इसी वक्त सौजन्य के घर में मौजूद कौटिल्य अपनी डिवाइस को दीवार पर लगी हुई टीवी की स्क्रीन से कनेक्ट करता है और उसके बाद पुनर्रूपण और बाकी की टीम को अपनी उंगली के इशारे से उस पर कुछ दिखाते हुए कहता है, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर आगे समुद्र है। फिर वो पुनर्रूपण से पूछते हुए कहता है, क्या यहाँ से देश छोड़कर जाने का कोई रास्ता या जरिया है? पुनर्रूपण पूरे विश्वास के साथ तसल्ली देते हुए कहता है, नहीं, इस तरह से जाने का कोई रास्ता नहीं। इस तरफ से कोई भी शिप नहीं जाती है, न पर्सनल या प्रोफेशनल। कौटिल्य अपनी आंखों को अपनी डिवाइस की स्क्रीन पर टिकाए हुए कहता है, ये काफी अच्छा है। तो हम बाकी की डायरेक्शन में उस कोड को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं जो हमें चाहिए। मेरा मतलब है कि जो सौजन्य की घड़ी में है। कुछ ही मिनटों की कोशिश के बाद कौटिल्य कहता है, वी गॉट इट। कौटिल्य की बात सुनते ही सभी के चेहरों पर आशा की लहर दिखाई देने लगती है। इस समय सभी की निगाह स्क्रीन पर टिकी हुई थी। कौटिल्य कहता है, ये स्क्रीन पर रेड कलर से ब्लिंक होती हुई चीज ही हमारी मंजिल है। अब भूमि कहती है, ये अभी भी मूविंग कंडीशन में है, मतलब ये किसी और जा रहे हैं। कौटिल्य जवाब देता है, हाँ ऐसा ही है, लेकिन ये अनुमान लगाना काफी मुश्किल है कि ये कहाँ जा रहे हैं। इतना कहने के बाद वो सैटेलाइट की मदद से तुरंत ही कुछ अन्य जानकारी देते हुए कहता है, देखिए ये वैन में है, इसका मतलब करीब 6 लोग एक साथ इस गाड़ी में हो सकते हैं। अब अर्जुन सिंह कहता है, अगर ऐसा है तो बाकी के लोग कहाँ गए? पैरों के निशान देखकर लग रहा है कि कम से कम 15 से 20 लोग जरूर रहे होंगे। पुनर्रूपण जवाब देता है, वो या तो दूसरी गाड़ियों में होंगे या फिर ये भी हो सकता है कि उनका काम सौजन्य को कब्जे में लेने के साथ ही खत्म हो गया हो। फिर अर्जुन की तरफ देखते हुए लगभग समझाने के अंदाज में कहता है, ज्यादा लोगों का एक साथ चलना भी कई बार मुसीबत को बुलावा देता है। अब भूमि कहती है, हाँ इसीलिए ये भी संभव है कि ये लोग जहाँ जा रहे हैं इनके बाकी के साथी भी सीधा वहीं पहुंच गए हों। अब कौटिल्य बात को पूरा करते हुए कहता है, जो भूमि कह रही है ऐसा होने की संभावना काफी ज्यादा है। ये लोग जानबूझकर हाईवे पर घूम रहे हैं ताकि अगर कोई उनका पीछा कर रहा हो या फिर बाद में इनका पीछा करते हुए आए तो ये उन्हें भटका सके। ऐसा होने की संभावना इसलिए प्रबल है क्योंकि ये लोग अभी भी हमारी लोकेशन से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर हैं, जबकि इतने समय में ये बॉर्डर तक पहुंच सकते थे। अब ऑफिसर पुनर्रूपण कहता है, हाँ पानी के बॉर्डर तक। मॉरिशस एक छोटा सा द्वीप है, इसके अपने कुछ फायदे और नुकसान हैं। फिलहाल ये पानी ही वो वजह है जिसके रहते ये लोग इतनी आसानी से देश की सीमा से बाहर नहीं निकल सकते और शायद इसीलिए ये लोग सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। मॉरिशस हाईवे। इसके बाद वहाँ वैन में मौजूद लक्ष्य एक टैबलेट जैसी डिवाइस अपने जैकेट के अंदर से निकालती है, फिर उसे खोलकर बड़े ही ध्यान से कुछ देखने लगती है। दरअसल वो उस जगह का मुआयना कर रही थी जहां इस वक्त उन्हें पहुंचना था। तभी लक्ष्य का ध्यान उसकी डिवाइस पर आए हुए ईमेल नोटिफिकेशन पर जाता है। इसके तुरंत बाद उसे माँ साहिब का ख्याल आता है। वो अपने काम को बीच में ही छोड़कर सबसे पहले ये चेक कर लेना जरूरी समझती है कि माँ साहिब की तरफ से कोई आदेश तो जारी नहीं हुआ। वो जैसे ही माँ साहिब का मैसेज देखने के लिए एप्लीकेशन खोलती है कि तभी उसका एक साथी कहता है, हम पहुँच गए हैं। यह एक सुनसान जगह थी। ठीक इसी वक्त एक दूसरी वैन इनकी वैन के बिल्कुल साथ में आकर खड़ी हो जाती है। बिना एक पल की देरी के उसका दरवाजा तेजी से खुलता है। लक्ष्य बिना मैसेज पढ़े ही डिवाइस बंद कर देती है और बड़ी ही सावधानी से अपने साथियों के साथ सौजन्य को लेकर वैन बदल लेती है। इस वक्त सौजन्य अचेत अवस्था में था। दूसरी वैन में जाते ही वो सौजन्य को एक बड़े से बॉक्स के अंदर लिटा देती है। इसके बाद लक्ष्य दोबारा से वो डिवाइस निकालकर उस लोकेशन के आसपास की जांच करने लगती है जहां उन्हें पहुंचना था। अच्छी तरह से तसल्ली कर लेने के बाद वो अपने साथियों को आदेश देती है, रास्ता एकदम साफ है, हमें बड़ी ही सावधानी से अपने काम को अंजाम देना होगा। ध्यान रखना, इस वक्त हम एक भी गलती का परिणाम झेलने की स्थिति में नहीं हैं। इसके बाद जैसे ही वो डिवाइस में ओपन की गई, सभी एप्लीकेशन को स्वाइप करने लगती है कि तभी एक बार फिर से उसका ध्यान माँ साहिबा की ओर से भेजे गए मैसेज की तरफ जाता है। वो झट से मैसेज बॉक्स के अंदर जाती है। मैसेज बॉक्स देखकर वो हैरान रह जाती है। इस वक्त यहाँ लक्ष्यों के लिए एक से ज्यादा मैसेज मौजूद थे। इस तरह एक साथ कई सारे मैसेज होना कोई सामान्य घटना नहीं थी। वो एक एक करके सभी को पढ़ना शुरू कर देती है। इस काम में उसे 2 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन इसके तुरंत बाद उसके चेहरे पर परेशानी की लहरें दिखाई देने लगती हैं। तभी उसके एक साथी का ध्यान इस बात पर जाता है कि लक्ष्यों का ध्यान इस वक्त कहीं और है। इसके अतिरिक्त उसके चेहरे पर परेशानी भी दिखाई दे रही है। वो बड़ी हिम्मत करके लक्ष्यों से पूछता है, जहाँ हम जा रहे हैं क्या वहाँ कोई खतरा है या फिर वहाँ पर कोई दूसरी परेशानी की बात है? वो साथी ये सोच ही नहीं पाता कि इस मिशन के अलावा भी कोई चीज ऐसी हो सकती है जो लक्ष्य को परेशान कर सके। लक्ष्य जवाब देती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी बताया ना, सब कुछ ठीक है, तुम सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ो
और अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाओ। बस इससे आगे अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ। इसके बाद आदेश देने के अंदाज में गाड़ी चला रहे साथी से कहती है, गाड़ी रोको, मुझे अभी उतरना है। लक्ष्य का आदेश सुनते ही गाड़ी रास्ते पर एक और किनारे लग जाती है। लक्ष्य वैन का दरवाजा खोलती है और उससे बाहर उतर जाती है। तभी उसका ध्यान अपने साथियों के चेहरे पर जाता है, जिन पर कई सवाल एक साथ दिखाई दे रहे थे। वो उनसे कहती है, इसके आगे का मिशन तुम लोगों को खुद ही पूरा करना है। तुम सभी के लिए यही आदेश हुआ है। मैं तुमसे संपर्क बनाए रखूंगी और मैं तुम्हें गाइड भी करूंगी। मेरी आंखें हमेशा तुम पर ही होंगी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। मेरे लिए यही आदेश है। फिर एक सेकंड रुककर उन्हें हिदायत देते हुए आगे कहती है, फिलहाल तुम लोगों के लिए रास्ता साफ है, लेकिन फिर भी अगर कहीं भी कोई भी खतरा दिखाई दे तो होशियारी से काम लेना। सौजन्य का घर, मॉरिशस, गाड़ी का रुकना और उसके बाद क्रिमिनल्स का एक गाड़ी से निकलकर दूसरी गाड़ी में सवार हो जाना, ये सभी चीजें कौटिल्य सैटेलाइट की मदद से स्क्रीन पर देख पा रहा था और साथ में वहां मौजूद उसके टीम के सभी साथी भी ये सब देख रहे थे। वहीं पास में खड़ी हुई भूमि ये सब देखते हुए लगातार अपने दिमाग में ये भी सोच रही थी कि वह जल्द से जल्द किसी तरह छठी इंद्री से जो भी बातें हुई हैं उसके बारे में कौटिल्य को बता सके। लेकिन इस वक्त कौटिल्य जितने जरूरी काम में व्यस्त था, उसके बीच में किसी भी तरह की दखलंदाजी अच्छी नहीं थी, इसलिए भूमि ने इंतजार करना बेहतर समझा। पुनर्रूपण स्क्रीन की ओर देखते हुए इशारा करके कौटिल्य से कहता है, क्या हमें इन गाड़ियों के नंबर और डिटेल्स मिल सकती हैं? कौटिल्य कहता है, हाँ, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो। कौटिल्य गाड़ियों को जूम करके बड़ा करते हुए उनकी सारी डिटेल पुनर्रूपण को दे देता है। इसके तुरंत बाद पुनर्रूपण वॉकी टॉकी से उस इलाके की पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक इसी वक्त भूमि को लगता है कि यही सही वक्त है जब वो दिल्ली में चल रही घटनाओं की सारी सूचना कौटिल्य को दे सकती है। ऐसा सोचकर वो जैसे ही कौटिल्य के करीब जाती है तो उसके कान में पुनर्रूपण के शब्द पड़ते हैं और वो आगे बढ़ते बढ़ते पुनर्रूपण की तरफ मुड़कर खड़ी हो जाती है। एक ही पल में भूमि की आंख के सामने कई चित्र तैरने लगते हैं। उसे अपनी किडनैपिंग, उसके बाद सरेया पर अटैक के लिए की गई प्लानिंग वाली वीडियो जिसमें औरतों को लड़ते हुए दिखाया गया था, इसके तुरंत बाद उसे मारवा हाउस में बच्चों पर हमला, सभी कुछ पल भर में याद आ जाता है। अब वो पुनर्रूपण को रोकते हुए कहती है, रुको ऑफिसर रूपन, अपने साथियों को सिर्फ उन पर निगाह रखने के लिए कहो, साथ में ये भी कहो कि वो उनका पीछा अपनी गाड़ियों से ना करें, उन्हें सिविल में रहकर उन पर नजर रखनी होगी। अब पुनर्रूपण पूछता है, पर ऐसा क्यों ऑफिसर भूमि? वो कुछ ही लोग हैं, उनसे निपटना मुश्किल नहीं होगा। इससे पहले कि वो हमारी पहुंच से बहुत दूर निकल जाएं, हमें उन पर अटैक कर देना चाहिए। सौजन्य को बचाने का इससे अच्छा मौका हमें फिर दोबारा मिले या ना मिले, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब भूमि जवाब देती है, ऐसा हमें यहाँ से देखकर लग रहा है। अभी हम ये भी ठीक नहीं जानते कि उनके आसपास उन्हें सुरक्षा देते हुए और कितने लोग मौजूद हैं। इसके अलावा आप सभी उनकी फाइटिंग स्किल्स और कैपेसिटी के बारे में भी नहीं जानते हैं, लेकिन हमने उन्हें लड़ते हुए देखा है। अगर उन क्रिमिनल्स के साथ यहाँ के क्रिमिनल्स मिलकर काम कर रहे हैं तो उनकी कैपेसिटी के बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन अगर ये लोग भारत से आए हैं तो उनमें से हर एक तुम्हारे 50-50 साथियों पर भारी पड़ने वाला है। ये न सिर्फ प्राचीन काल में लुप्त हो चुकी युद्ध कला में माहिर हैं, बल्कि उनकी शक्ति भी किसी आम व्यक्ति से 100 गुना ज्यादा है। उनसे सीधा सीधा लड़ना आत्महत्या साबित हो सकता है और अपने साथियों को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेलना समझदारी नहीं है। हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। सबसे पहले हमें बारीक से बारीक चीज को जांच लेना होगा। फिर अपनी बात को बदलते हुए भूमि आगे कहती है, इस पर बाकी बातें हम बाद में कर सकते हैं। सबसे पहले तुम अपने साथियों को रोको और उन्हें नई इंस्ट्रक्शन दो। हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनर्रूपण अपनी गर्दन हिलाता है और उसके बाद एक बार फिर से वॉकी टॉकी पर बात करते हुए अपने साथियों को समझा देता है कि उन्हें आगे क्या करना है। साथ में उन्हें ये भी बता देता है कि किन बातों की सावधानी बरतनी है। हाईवे, मॉरिशस। लक्ष्य गाड़ी से उतरकर विपरीत दिशा में चलने लगती है, लेकिन उसके दिमाग में लगातार यही सवाल गूंज रहे थे कि ऐसा भी क्या हो सकता है कि माँ साहिबा ने मुझे अचानक से इस तरह वापस आने के लिए कहा है। क्या माँ साहिब किसी तरह की परेशानी में है जिसके लिए मुझे वापस आने का आदेश दिया है? क्या वो मुझे इस मिशन के काबिल नहीं समझती या वो इस मिशन को बहुत हल्के में ले रही हैं? सड़क पर चलती हुई वो सड़क के किनारे लगी हुई रेलिंग में अपना पैर मारकर लगभग चिल्लाते हुए कहती है, ऐसा क्या हो सकता है कि माँ साहिब ने मुझे खुद ही यहाँ भेजा और खुद ही मिशन को अधूरा छोड़कर आने के लिए कहा है। इसके बाद लक्ष्य गुस्से में खुद से ही कहती है, जो भी है वहाँ पहुँचकर सब पता चल ही जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि मैं जल्दी से जल्दी वापस कैसे पहुँच सकती हूँ। इसके तुरंत बाद उसके मन में दूसरा सवाल आता है,
मुझे साथियों से अलग हो जाने के लिए क्यों कहा गया है? क्या उन पर कोई खतरा है? और अगर है तो बजाय इसके कि मैं उनका साथ दूं, मुझे उनसे दूर होने के लिए कहा गया है। आखिर ऐसा भी क्या कारण हो सकता है? इस सवाल के तुरंत बाद लक्ष्य खुद से कहती है, ये सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुमसे जितना कहा गया है तुम्हें सिर्फ उतना ही करना है। माँ साहेब ने जो भी फैसला किया होगा वो सही ही होगा। वो जितना देख सकती हैं तुम उतना सोच भी नहीं सकती। इसके बाद लक्ष्य अपने मन को एकाग्र कर लेती है और अपनी जगह पर स्थिर खड़े होकर यहाँ से वापस जाने की योजना के बारे में सोचने लगती है। किला धीरे धीरे दोपहर भी ढल चुकी थी। शाम का मध्यम सूरज भी ढलने की कगार पर था। दमयंती देवी सुबह से लेकर अभी तक एक ही जगह पर थी, बिना कुछ खाए पिए, अजीब सी चिंता के बीच घिरी हुई। कभी वो एक जगह पर शांत बैठ जाती तो कभी बेचैन होकर घूमती हुई दिखाई देने लगती। अब तक वो सिर्फ एक ही खबर का इंतजार कर रही थी और वो खबर थी कि लक्ष्य को उसका आदेश मिल चुका है और लक्ष्य वापस आने के लिए वहां से निकल चुकी है। इतने सालों में किसी ने भी दमयंती देवी को किसी सिपाही के लिए इस तरह परेशान होते हुए नहीं देखा था। उसके खास से खास आदमी या सिपाही की मृत्यु का शोक भी कभी दमयंती ने कुछ घंटों तक के लिए नहीं मनाया था। कुल मिलाकर बड़े से बड़ा नुकसान दमयंती देवी को क्रोधित तो कर सकता था, लेकिन शोकाग्रस्त नहीं। आज दमयंती देवी की ऐसी स्थिति को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दमयंती देवी से इस तरह के व्यवहार का कारण पूछ सके। उसे कारण पूछना तो बहुत बड़ी बात थी। इस विषय पर कोई आपस में भी बात नहीं कर सकता था। सभी चुपचाप अपने कामों में लगे हुए थे। सभी अच्छी तरह जानते थे कि आज दमयंती देवी का गुस्सा जिसके ऊपर भी फूटे वो अपनी अंतिम सांसें गिनेगा। ठीक इसी वक्त दमयंती देवी अपनी कुर्सी से उठकर किले के मुंडेर की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं और फिर सूरज की तरफ अपना चेहरा करके दूर तक देखने लगती हैं। ठीक इसी वक्त दो औरतें दौड़ती हुई उसकी ओर आती हुई दिखाई देती हैं। वह दमयंती देवी के पास आकर अपने दोनों हाथ बांधकर चुपचाप नीचे मुंह करके खड़ी हो जाती हैं। दमयंती देवी की पीठ उन्हीं की ओर थी। उनके आने की आहट पाकर बिना उनकी तरफ मुड़े दमयंती देवी अपना एक हाथ ऊपर करके इशारा करती हैं। जो भी कहना चाहती हो कहो। उनमें से एक नकाबपोश स्त्री कहती है, माँ साहेब, लक्ष्य को आपका संदेश मिल गया है, उसने बदले में जवाब भेजा है। इतना कहकर वो चुप हो जाती है। अब दमयंती देवी बोल उठती हैं, चुप क्यों हो गई? आगे कहो, क्या जवाब आया है उसका? वो स्त्री सिपाही डरते हुए कहती है, जवाब आया है कि जैसा आप कहें, जैसे ही मेरे निकलने का बंदोबस्त हो जाएगा और मैं इस देश की सीमाएं छोड़ूंगी, वैसे ही आपको सूचना भेजूंगी। ये खबर सुनकर दमयंती देवी को थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन पूर्ण संतोष नहीं होता। फिर वो पलटते हुए गर्जना के साथ कहती हैं, मतलब वो लड़की अभी भी उन लोगों के साथ है। उन लोगों को मिशन पर छोड़कर वो वहां से निकलती क्यों नहीं? ऐसा कहकर वो अपना हाथ किले की मुंडेर पर दे मारती हैं। दोनों नकाबपोश स्त्रियां दमयंती देवी के इस तरह के बर्ताव से कांप उठती हैं और सहसा ही एक कदम पीछे खिसक जाती हैं। उनके शरीर की थरथराहट आसानी से देखी जा सकती थी। दमयंती देवी उन पर किसी तरह का ध्यान नहीं देती और अपना एक हाथ ऊपर करके अपनी उंगलियों से जाने का इशारा करती हैं। वो स्त्रियां कुछ कदम उल्टी ही पीछे की ओर खिसक जाती हैं और फिर पलटकर तेज कदमों से वहां से चली जाती हैं। अपनी सिपाहियों के चले जाने के बाद दमयंती देवी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें कुछ कम हो जाती हैं। वो अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ आपस में बांधते हुए धीमे धीमे कदमों से टहलने लगती हैं और फिर मन ही मन खुद से कहती हैं, अगर उसे हमारा संदेश मिल गया है तो जरूर वो टीम को छोड़कर वहां से निकल चुकी होगी। फिर दूसरे ही पल अपनी ही बात को काटते हुए खुद से कहती हैं, उसने कहा है कि बंदोबस्त होने के बाद सूचना देगी, मतलब अभी भी वो उन्हीं लोगों के साथ है। मुझे उसके अगले संदेश का इंतजार करना होगा।